हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। तो ज्योमेट्री जो है आप लोगों को बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें मैं बेसिक से ले जाके एडवांस तक ज्योमेट्री को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को ज्योमेट्री बहुत ही आसान लगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो जो है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही है, तो आप लोग किसी भी मीडियम से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति क्या है। तो ध्यान से देखिए, ज्यामिति जो है वो कुछ नहीं है बल्कि गणित का एक शाखा है, यानी कि ज्योमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स को जो है बहुत सारे ब्रांच में बांटा हुआ है, जैसे कि मैथमेटिक्स में ही अलजेब्रा भी आता है, फिर कैलकुलस भी सब भी आता है। तो उसी तरह से ज्योमेट्री भी एक ब्रांच है जो कि मैथमेटिक्स का ही है। तो इसमें हम लोग क्या चीज करते हैं, तो इसमें हम लोग पॉइंट, लाइन, शेप्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ज्योमेट्री जो है वो पहले इस तरह का एक शब्द था जो कि था ज्योमेट्रिया, जो कि एक एंशियंट ग्रीक वर्ड था, यानी कि एक प्राचीन सभ्यता था ग्रीस का। तो उसी से ये शब्द निकला है ज्योमेट्रिया। तो ध्यान से देखिए, ये जो ज्योमेट्रिया ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक है जियो और एक है मेट्रोन। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि लैंड, यानी कि भूमि, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, यानी कि मापना। तो यानी कि भूमि को मापने के लिए ही ये एक तरीका निकाला गया था, उसी को लोग जो है ज्योमेट्री कहते थे। और आज भी ज्योमेट्री का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो इमारतें ये सब बनाने में ही आता है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन जाना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोगों को उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से। तो ये सब बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, यानी कि हम लोग जो है एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एकदम सिंपल चीज़ से शुरू करते हैं, जो कि है पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट जो है वो आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्या होता है। कोई भी एक बिंदु कहीं पर भी इस तरह से हम लोग बना के कहते हैं कि ये पॉइंट है। तो पॉइंट जो आखिर होता क्या है, तो रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक लोकेशन इन स्पेस। अब यहाँ पे स्पेस जो है वो कोई भी स्पेस हो सकता है, जैसे अभी मैं इस पेपर पे बता रहा हूँ, तो ये पेपर मेरे लिए स्पेस हो गया। तो किसी भी स्पेस पर हम लोगों को कोई एक निश्चित स्थान बताना होता है, तो हम लोग पॉइंट का इस्तेमाल, यानी कि बिंदु का उपयोग करते हैं। और बिंदु का क्या होता है कि कोई भी डायमेंशन नहीं होता, यानी इसका ना ही लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, और ना ही ऊंचाई होता है। अब देखने के लिए तो हम लोग इस तरह से बिंदु बना देते हैं जिसका इतना मोटाई दिख रहा है, लेकिन रियल में बिंदु का कोई भी विड्थ नहीं होता, यानी इसका कोई भी मोटाई होता ही नहीं है। हम लोग बस ऐसे दर्शाने के लिए इस तरह से बिंदु दे देते हैं। अब ध्यान से देखिए, बिंदु को दर्शाते कैसे। तो बिंदु को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी इंग्लिश का कैपिटल लेटर से, जैसे कि हम लोग इस तरह से ए लिख दिए तो ये बिंदु ए कहलाएगा। फिर इसी तरह से अगर इस बी लिख दिए या फिर जेड लिख दिए, तो इस तरह से हम लोग जो है पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉइंट के बाद आता है लाइन। अब ध्यान से देखिए, लाइन क्या है, ये वन डायमेंशनल फिगर है, यानी कि ये जो है एक डायमेंशन का है। तो फिगर जो होता है वो तो या तो एक डायमेंशनल हो सकता है, या दो डायमेंशनल, या थ्री डायमेंशनल, जो जिसको कि आप लोग 1D 2D या फिर 3D भी बोलते होंगे। तो ध्यान से देखिए, लाइन जो है वो एक डायमेंशनल फिगर है, जो कि दोनों ही तरफ से, यानी कि लाइन जो है इस तरह से बनता है, यानी कि इसमें दोनों ही तरफ से ये जितना चाहे उतना ही ये बढ़ सकता है। तो इसी को हम लोग लाइन यानी कि रेखा बोलते हैं। और ये जो है ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि अगर ये एक लाइन है तो इस पे ढेर सारा इस तरह से बिंदु 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 करके ही ये लाइन बना हुआ है। फिर उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट है ये कुछ नहीं बल्कि लाइन का ये एक भाग होता है, यानी कि अगर हम लोग इस लाइन से इसका इतना भाग इस तरह से तोड़कर अलग कर ले, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको इस तरह से बना लेते हैं। तो इसी को हम लोग नाम भी दे देंगे AB। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। फिर उसके बाद आता है रे, यानी कि किरण। अब किरण भी जो है वो भी एक लाइन का ही भाग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ही निश्चित बिंदु होता है। अगर मैं इसे सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊं तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस तरह से एक लाइन बनाते हैं जिसमें दोनों तरफ तीर देते हैं, तो इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। अब इसमें से ही हम लोग एक भाग दो इस तरह से बिंदु निकाल कर इसको अलग कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड। फिर उसके बाद हम लोग इसी में से क्या करते हैं कि बस एक ही बिंदु उठाते हैं और एक तरफ इसे जो है इंडिफिनिटली इस तरह से बढ़ते हुए छोड़ देते हैं, यानी कि इस तरह से ये जो हो गया ये हम लोगों का किरण कहलाता है। तो इसे भी AB इस तरह से ही लिखते हैं।
अब ध्यान से देखिए, अब इन तीनों में अंतर क्या है वो बताते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन था उसमें क्या था कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है इसका, और जबकि जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें 2 एंड पॉइंट होता है, और जो रे होता है उसमें केवल 1 एंड पॉइंट होता है। तो ये तीनों में डिफरेंस है। अब तीनों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जो लाइन होता है उसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी, और उसके बाद हम लोग इसे ए बी लिख के और उसके ऊपर एक इस तरह से लाइन पार के और दोनों तरफ तीर दे देते हैं, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोगों का हो जाएगा लाइन। अब लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर, यानी इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग सबसे पहले ए बी लिख देंगे, यानी कि ये 2 बिंदु है। तो बिंदु को अभी मैंने बताया था कि हम लोग कोई भी इंग्लिश का लेटर से करते हैं, तो यहाँ ए और बी 2 बिंदु हो गया। और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल इस तरह से बस एक लाइन दे देते हैं, और कहीं कहीं पर जो है ये लाइन हम लोग नहीं भी देते तब भी इसका मतलब लाइन सेगमेंट ही होता है। तो इस तरह से हम लोग लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो रे होता है उसे हम लोग कैसे करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए बी लिखे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए जो है वो निश्चित वाला है, यानी कि ये एक इसका फिक्स्ड एंड पॉइंट है। तो जो फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, और बाद में जो लिखते हैं जहाँ पे वो जिस डायरेक्शन में वो बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद उस पर एक लाइन देख के और एक आगे की तरफ इस तरह से एरो लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रे को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो लाइन होता है इसे हम लोग एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का कि सिंपल स्मॉल अल्फाबेट लेटर्स लिख देने के लिए। जैसे कि हम लोग सिंपल एल लिख दिए तो इस तरह से ये लाइन एल हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरह से एक लाइन बनाते हैं और इसमें एम लिख देंगे तो ये भी एक लाइन हो जाएगा। इसको हम लोग ए भी नाम दे सकते हैं। तो सिंपल बस इस तरह से भी हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्लेन क्या है। तो ध्यान से देखिए, जैसे बहुत सारे एक बिंदु था सबसे पहले, फिर बहुत सारा बिंदु से मिलकर एक लाइन बना था, फिर इस लाइन से हम लोग इसका एक भाग निकाल लिए तो लाइन सेगमेंट आ गया। एक निश्चित बिंदु लेकर इस तरह से छोड़ दिए तो ये रे हो गया। और प्लेन जो होता है ये बहुत सारा लाइन से मिलकर बना होता है, यानी ये जो है ये एक तरह का प्लेन होता है। ये जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, लाइन क्या था 1 डायमेंशनल था, तो ये प्लेन 2 डायमेंशनल होता है, यानी इसका एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर जो है ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारा इस तरह से लाइन भरा हुआ होगा और इसी लाइन से मिलकर एक प्लेन बनता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि संरेख बिंदु क्या होता है। तो 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु जब एक ही लाइन पर रहता है तब हम लोग कहते हैं कि वो जो है संरेख है, यानी कि कोलिनियर है। यानी कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए बी और सी ये 3 बिंदु है और ये तीनों एक ही लाइन पर है, तो हम लोग कहेंगे कि बिंदु ए बी सी ये तीनों ही क्या है, कोलिनियर है। तो इसी को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहला है कि ए लाइन कंटेन्स इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया ही है कि एक लाइन जो होता है उस पर इन्फिनिट रूप से बहुत ज़्यादा ही बिंदु होता है, यानी कि इसमें ढेर सारा बिंदु से मिलकर ही एक लाइन बनता है। फिर उसके बाद है कि मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट। अगर आप लोगों को कोई एक बिंदु इस तरह से दिया हुआ है तो इससे हम लोग जो है ढेर सारा लाइन इस तरह से पास करवा सकते हैं। तो एक ये लाइन हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरह से हम लोग जितना चाहे उतना लाइन जो है एक निश्चित बिंदु से जो दिया हुआ है उससे हम लोग पास करवा सकते हैं। जबकि 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर वही चीज़ अब 2 बिंदु इस तरह से दे दिया जाए और कहे कि दोनों से गुजरता हुआ कोई लाइन बनाने के लिए, तो केवल एक ही लाइन होगा। जैसे कि ये लाइन है तो केवल यही एक लाइन है जो इन दोनों ही बिंदु से पास होकर गुजरेगा, और कोई लाइन नहीं हो सकता है। भले ही इससे अलग अलग इस तरह से गुजर जाएगा, लेकिन दोनों से होते हुए केवल एक ही लाइन जो है वो पास हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी कि लाइन जो होता है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, लाइन जो होता है वो 2 तरीका का हो सकता है। या तो वो एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर सकता है या फिर इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। तो 2 लाइन्स हैविंग ए कॉमन पॉइंट, 2 लाइन है जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गया, जिसमें ये जो है ये इसका एक कॉमन पॉइंट हो गया, यानी ये पॉइंट जो है ये इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, तो इसी को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है उसी को हम लोग पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, यानी कि समांतर रेखा। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, उसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि ये 2 लाइन अगर हम लोग देखें तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसे हम लोग इधर भी जितना चाहे बढ़ा दे, क्योंकि ये लाइन है तो जितना चाहे उतना भी बढ़ा दे, तब भी ये दोनों कभी भी जाके मिलेगा नहीं। तो इसी को पैरेलल लाइंस बोल देंगे, क्योंकि इसमें कभी भी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। जबकि इसमें जो है ये हो गया है इस तरह से। और इसमें एक और खास बात ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में कि ये केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अभी क्योंकि ये आगे जितना चाहे बढ़ा लीजिए आप, ये कभी भी वापस नहीं एक दूसरे को काटेगा।
और फिर एक आता है कॉन्करेंट लाइंस। अब ध्यान से देखिए, ये कॉन्करेंट लाइंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हिंदी में संगामी या फिर समवर्ती रेखाएं भी बोलते हैं। तो यानी कि तीन या तीन से ज़्यादा रेखा जब एक ही बिंदु पर इस तरह से कटता है जाकर, तब इसी को हम लोग कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। यानी कि ये एक बिंदु हो गया और इससे एक दो तीन इस तरह से तीन या फिर तीन से कितना भी ज़्यादा लाइन जो है वो जाके जब पास होता है तो उसी को हम लोग कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एंगल के बारे में। तो ध्यान से देखिए, एंगल जो होता है वो दो रे होता है जो कि जिसका एक ही सेम एंड पॉइंट होता है। तो यानी कि अगर यहाँ पे इसको O मान ले और यहाँ पे A और यहाँ पे इस तरह से B मान लेते हैं, तो ध्यान से देखिए ये जो है ये एक एंगल बन गया जिसमें एक किरण जो है वो OA है और एक OB है। तो इस एंगल को जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि ये जो है ये एंगल O है, यानी कि यहाँ पे जो इसका वर्टेक्स होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, और ये इसका एक आर्म हो गया और ये इसका दूसरा आर्म हो गया, यानी कि इसको हिंदी में भुजा बोलते हैं। तो यानी कि कोई भी एंगल हो तो उसमें सबसे पहले तो ये वर्टेक्स आता है जहाँ जो कि इसका कॉमन एंड पॉइंट होता है इन दोनों रे का, और उसके बाद फिर यहाँ से ये इसका एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, और फिर इस एंगल को हम लोग जो है इस तरह से लिखते हैं, यानी कि इसका वर्टेक्स O है तो इसलिए इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ये एंगल O है। अब एंगल को इससे भी अच्छा तरीका से हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि एंगल AOB, यानी कि ये एंगल वाला चिन्ह लिखकर उसके बाद फिर AOB इस तरह से पूरा लिखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभी इस तरह से तीन एंगल दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक ये भी एंगल है, एक ये भी एंगल है और एक ये पूरा एंगल भी है, जबकि वर्टेक्स तो O ही है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग लिख देंगे एंगल O, तो ये इसमें ये वाला एंगल का बात हो रहा है या फिर ये वाला या फिर इस पूरे का, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए एंगल को सबसे अच्छा तरीका लिखने का है कि जैसे यहाँ पे इन सब का नाम दे देते हैं, तो हम लोग जो है एंगल को जैसे अगर हमको ये वाला एंगल बताना है तो हम लोग बोलेंगे एंगल AOB, अगर ये वाला बताना है तो एंगल BOC बोलेंगे, और अगर इस पूरे को बताना है तो एंगल AOC बोलेंगे। तो अच्छा तरीका एंगल को लिखने का ये होता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो ध्यान से देखिए, एंगल जो होता है वो 6 तरह का हो सकता है। एक्यूट एंगल सबसे पहले होता है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा, उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। फिर उसके बाद राइट एंगल आता है। तो एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं और राइट एंगल को समकोण बोलते हैं। तो समकोण में क्या होता है, 90 डिग्री का ही एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। फिर उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज, यानी कि अधिक कोण बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल यानी कि रिजु कोण। तो रिजु कोण में क्या होता है कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये यहाँ से ले जाके यहाँ तक बन गया, तो ये इसको हाफ रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, यानी आधा चक्कर लगा लिया, इसी को स्ट्रेट एंगल बोल दिए। ये 180 डिग्री का होता है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्स एंगल जो है ये देखने में थोड़ा मोड़ा एक्यूट एंगल जैसा लग रहा होगा। तो एक्यूट एंगल का ही जो इधर वाला भाग होता है इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हम लोग को दिया होता है कि एंगल AOC इस तरह से दे देगा और कहेगा कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC निकाल ले। तो अगर ये 60 दिया हुआ है तो ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 300 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा मिला के कितना होता है 360 डिग्री बनता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल इसका ये जो साइड वाला होता है इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। फिर उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल, जो कि होता है 360 डिग्री का, यानी जहां से शुरू हुआ वहीं पर वापस आ गया, एक चक्कर लग गया, तो इसी को कंप्लीट एंगल बोल दिए। तो यानी कि एक एंगल जो है वो इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं 0 डिग्री है, फिर ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाएगा, तो ये हम लोगों का एक्यूट एंगल चलेगा। फिर जैसे ही ये सीधा हो जाएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर अब बढ़ेगा इस तरफ, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद बढ़ेगा, अभी तक ये जब तक बढ़ रहा है, ये सब रिफ्लेक्स एंगल है। और उसके बाद फिर रिफ्लेक्स एंगल बढ़ते फिर यहाँ पे आ जाएगा तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है ये 6 प्रकार हो गया एंगल का। अब एक यहाँ पे टर्म आता है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण द्विभाजक। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये आप लोगों को शुरुआत के ही क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे इसे छोड़ देते हैं और उसके बाद जब आगे कहीं पे लिख देता है कि ये जो है AB जो है एंगल बाइसेक्टर है एंगल AOC का, तो आप लोग सोचते रहते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर क्या है। तो ध्यान से देखिए, एंगल बाइसेक्टर कुछ नहीं होता है, एक लाइन या फिर एक किरण होता है जो कि किसी भी एंगल को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि अगर एक ये एंगल है जिसका मान लेते हैं नाम है AOC इस तरह से, तो इसका एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होगा, जैसे ये एंगल A यहाँ पे B लिख देते हैं तो OB, तो OB जो है ये इस एंगल का बाइसेक्टर तब कहलाएगा जब ये जो है इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दे, यानी कि ये वाला जो है इसके बराबर हो जाए। अब ध्यान से देखिए, जो ज्योमेट्री होता है उसमें हम लोग बराबर दिखाने के लिए इस तरह से एक लाइन पाड़ते हैं। तो यानी कि ये दोनों एंगल बराबर है तो हम लोग कह देंगे कि OB जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल AOC का।
तो अब देखते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी कि कोण के बहुत सारे पेयर्स बना दिए गए हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो कोण का युग्म आता है वो है एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि आसन्न कोण। तो आसन्न कोण क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट। दो एंगल को जो है हम लोग एडजेसेंट यानी कि आसन्न कोण तब बोलते हैं जब उसमें ये तीन कंडीशन जो है ये फुलफिल हो। तो ध्यान से देखिए, पहला कंडीशन है सेम वर्टेक्स हो, यानी कि कोई दो एंगल है जिसका वर्टेक्स कॉमन हो। तो ध्यान से देखिए, ये वाला वर्टेक्स जो है ये इस एंगल में भी आ रहा है, इस एंगल में भी, तो यानी कि ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स होगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीज भी होना चाहिए, यानी कि दे हैव ए कॉमन आर्म, उसमें एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये जो आर्म है ये इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी। तो अभी के लिए हम लोग जो है सबसे पहले इसमें नाम दे देते हैं, ए बी सी, इस तरह से लिख दिए। तो यानी कि यहाँ पे एंगल ए ओ बी है और बी ओ सी है। तो इन दोनों ही एंगल में सबसे पहले तो देखेंगे कि वर्टेक्स कॉमन है, तो हाँ है, क्योंकि ओ ही दोनों में ही वर्टेक्स है। फिर उसके बाद कॉमन आर्म क्या है, तो ओ बी जो है इसका कॉमन आर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा चीज है कि देयर नन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी कि जो कॉमन आर्म है उसके डिफरेंट साइड पे उसका जो नन कॉमन आर्म है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, एक उधर है तो एक इसके इधर है, तो ये डिफरेंट साइड हो गया। तो यानी कि ये दोनों को हम लोग कह देंगे कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। लेकिन अगर कोई जो है इस तरह से पूछे कि एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ बी, क्या ये दोनों जो है ये एडजेसेंट एंगल्स है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखिए, सबसे पहले वर्टेक्स देखेंगे तो दोनों में वर्टेक्स तो सेम ही रहेगा। एंगल ए ओ सी जो है वो ये वाला एंगल है और एंगल ए ओ बी ये वाला है, तो दोनों में वर्टेक्स तो ओ ही है। फिर उसके बाद अब देखेंगे कि क्या इसमें कोई कॉमन आर्म है, तो हाँ कॉमन आर्म भी है, क्योंकि ए ओ सी और ए ओ बी दोनों में ए ओ यानी कि ओ ए जो है ये दोनों में ही है, तो इसका कॉमन आर्म भी है। लेकिन ये तीसरा वाला कंडीशन जो है ये नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है ये एक ही साइड पे दोनों इसका नन कॉमन आर्म हो गया, क्योंकि ओ बी और ओ सी इसका नन कॉमन आर्म था जो कि एक ही साइड पर आ गया, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं होगा। जबकि जो अगर ये और ये बोलेगा तब हो जाएगा। तो अब अगला जो पेयर ऑफ एंगल्स होता है वो होता है लीनियर पेयर का। तो इसमें क्या होता है कि टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज, यानी कि इसमें जो है दो आसन्न कोण का बात हो रहा है। यानी कि आसन्न कोण क्या होता था, जिसका कॉमन वर्टेक्स हो और उसका कॉमन आर्म भी हो और जो नॉन कॉमन आर्म हो वो अपोजिट साइड में हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपोजिट साइड में जो होता है नॉन कॉमन आर्म वो एकदम बिल्कुल विपरीत हो, अपोजिट हो। यानी कि इस तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों एक एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक कॉमन वर्टेक्स ये O मान लेते हैं, फिर इसे A, B और C इस तरह से नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पे ये कॉमन आर्म हो गया OA, और उसके बाद इसका नॉन कॉमन आर्म जो है ये बिल्कुल ही अपोजिट साइड पे होना चाहिए, यानी एक इधर है तो एक इसके ठीक विपरीत। तो इसी को हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि लीनियर पेयर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा ही 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये जो है ये एक तरह से एक लाइन का निर्माण करता है, और लाइन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। और ये जरूरी नहीं कि ये सीधा ही होगा, जैसे कि एक इस तरह से बना दे तो ध्यान से देखिए, ये दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री बनेगा और ये दोनों भी लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये भी दो एडजेसेंट एंगल्स है जिसका अपोजिट साइड पे नॉन कॉमन आर्म है। फिर आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और लीनियर पेयर का भी मैंने बताना भूल गया था, तो इसका हिंदी होता है रैखिक युग्म। तो यहाँ पे अब शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानते हैं। तो टू एंगल्स हुज आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज, यानी कि इसमें जो है आप लोग बस इसे इस तरह से समझिए कि दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करता है तो इसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये अपोजिट साइड पे है, तो इसी को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और ये दोनों हमेशा ही बराबर होता है, ये आप लोगों को एकदम याद रखना है। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ध्यान से देखिए, अभी तक हम लोग जितना भी चीज़ अभी पढ़ रहे हैं वो पेयर ऑफ एंगल्स का ही है। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी दो एंगल्स होगा, तो टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। तो दो एंगल जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण बोलते हैं। तो यानी कि एक एंगल अगर हम लोग इस तरह से 60 डिग्री का ले ले और एक एंगल हम लोग 30 डिग्री का ले ले, तो ये दोनों जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। फिर उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसा ही है, बस इसमें क्या होता है कि जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए, तो इसको संपूरक कोण हिंदी में बोलते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक कोण हम लोग लेते हैं इस तरह से 30 डिग्री का, तो अब इसका अगर सप्लीमेंट्री हम लोगों को बताना होगा तो हम लोग 180 में अगर घटा दें तो यानी कि 150 डिग्री, तो 150 जो है वो थोड़ा इस तरह का बनेगा, तो ये 150 डिग्री का एंगल। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों ही क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लीनियर पेयर एंगल में भी क्या हो रहा था कि दो गो एंगल इस तरह से है, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल में भी जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए कि सम ऑफ बोथ इज 180 डिग्री, यानी कि जो लीनियर पेयर एंगल्स होता है उसका भी सम जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है, और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है उसका भी सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन अंतर ये होता है कि लीनियर पेयर एंगल जो होता है उसमें एंगल जो होता है वो एडजेसेंट होना जरूरी होता है, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल्स को ही इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये लीनियर पेयर एंगल है। और जबकि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है उसमें जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट हो, यानी कि एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, तो इन दोनों को भी हम लोग सप्लीमेंट्री कर सकते हैं अगर इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा हो। उसी तरह से अगर एक एंगल हम लोग यहाँ भी बना दे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ के अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसमें एक नोट करने वाला बात ये भी है कि जितना भी लीनियर पेयर एंगल्स होता है वो सप्लीमेंट्री ही होता है, क्योंकि ध्यान से देखिए ये दोनों एंगल को भी जोड़ने पर 180 डिग्री ही हो रहा है, तो इसलिए इस तरह से ये भी सप्लीमेंट्री हो जाएगा। लेकिन जो सारा सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है वो जरूरी नहीं है कि लीनियर पेयर ही हो, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे ये दो गो सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर है भी तो ये लीनियर पेयर नहीं होगा, क्योंकि ये एक लाइन का निर्माण नहीं कर रहा है और अपोजिट साइड पे नहीं है। अब हम लोग जो है सबसे मेन चीज़ पर जा रहे हैं जो कि है ट्रांसवर्सल। ये जो है ये लगभग ज्योमेट्री में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल आता है। तो ध्यान से देखिए ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो ये लाइन विच कट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि कोई भी दो लाइन या फिर उससे ज़्यादा लाइन हम लोग लेते हैं और एक लाइन लेते हैं जो उन दोनों को ही या उन सभी लाइन को काटे, तो उसी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो टी हो जाएगा, ये टी लाइन क्या हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा हो जाएगा। अब जब भी एक ट्रांसवर्सल जो होता है ये किसी दो लाइन या फिर उससे ज़्यादा लाइन को काटता है तो बहुत सारा एंगल्स बनता है। तो अब हम लोग जो है उन एंगल्स के बारे में बात करते हैं कि एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। तो ध्यान से देखिए ये दो लाइन था, इसको एक ट्रांसवर्सल इस तरह से काटा, तो ध्यान से देखिए इसमें कुल मिलाकर 8 एंगल इस तरह से बनता है, जिसको हम लोग इस तरह से नंबर दे दिए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल बना। अब इसमें सबसे पहले आता है इंटीरियर एंगल्स। तो ध्यान से देखिए ये दो गो लाइन है, इसके अंदर में यानी कि इसके ऊपर और इसके नीचे ये जो 4 एंगल है इसको हम लोग इंटीरियर एंगल्स यानी कि आंतरिक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि जो बाहर वाला बच गया यानी कि 1 2 और 7 और 8 ये इसका एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगा। अब इसमें जो है हम लोगों को ये 4 चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले आता है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, या जिसको कि हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। तो संगत कोण क्या होता है कि ध्यान से देखिए ये लाइन है, इसके ऊपर ये एंगल है और इधर इस लाइन के इधर है, तो यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के इधर ये मतलब ये दोनों एक ही जगह पर है, तो ये दोनों को हम लोग कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। यानी कि अगर ये 2 को देखें तो ध्यान से देखिए 2 और 6, तो ये एक लाइन है इसका ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल के दोनों ही उधर साइड है और इस लाइन के ऊपर तो इस लाइन के भी ऊपर, तो ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हो गया। तो इस तरह से 4 पेयर बनता है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स का। जैसे यहाँ पे 1 5 के कोरिस्पोंडिंग हो जाएगा, फिर 2 जो है वो 6 के हो जाएगा, 3 7 के हो जाएगा और 4 जो है वो 8 के कोरिस्पोंडिंग हो जाएगा। और कोरिस्पोंडिंग एंगल को जो है हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि इस तरह से कोरियस लिख के और उसके बाद डॉट लगाते हैं और इस तरह से एंगल्स लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जो है हर जगह इतना बड़ा बड़ा तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि आंतरिक कोण जो है उसमें से ही हम लोग सिर्फ इसका अल्टरनेट वाला ले रहे हैं। यानी अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट साइड वाला। तो यानी कि ये 4 जो है इंटीरियर एंगल्स है, इसमें हम लोग 3 लिए और उसके अपोजिट वाला यानी कि 5 लेंगे, तो ये 3 और 5 का जो पेयर बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और उसी तरह से 4 और 6 का भी बनेगा, तो ये हम लोगों का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, यानी कि एकांतर अंतः कोण। फिर उसके बाद एकांतर बाह्य कोण भी होता है, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि जो बाहर वाला है जैसे 1 लिए तो इसके ठीक अल्टरनेट में अब भी एक्सटीरियर वाला है, तो 1 के अल्टरनेट एक्सटीरियर में कौन सा है, ये 7 है और 2 का 8 हो जाएगा, तो ये हम लोगों का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है को इंटीरियर एंगल्स, जिसको हिंदी में सह अंतः कोण बोलते हैं। और कहीं कहीं पर ये जो है इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि यहाँ पर भी बात हो रहा है इंटीरियर एंगल्स का ही, लेकिन वो ट्रांसवर्सल जो है उसके एक ही साइड पर है, यानी कि ये इसका ट्रांसवर्सल है और इसी के एक ही साइड पर ये जो दोनों एंगल है ये ही हम लोगों का को इंटीरियर एंगल्स कहलाता है। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हम लोग अपोजिट वाला ले रहे थे और इसमें एक ही साइड वाला ले लेंगे, तो इसको हम लोग को इंटीरियर एंगल्स यानी कि सह अंतः कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 और 6 का और 4 और 5 का ये 2 को जो पेयर बनेगा ये हम लोगों का को इंटीरियर एंगल्स कहलाएगा।
अब अभी जो हम लोगों ने ट्रांसवर्सल देखा वो सिर्फ कोई भी नॉर्मल सा लाइन पर था, लेकिन अब हम लोग जो है पैरेलल लाइंस पर देखेंगे कि जब दो पैरेलल लाइन हो और उसको एक ट्रांसवर्सल काटता है तब क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, जब दो पैरेलल लाइन हो उसको एक ट्रांसवर्सल इस तरह से काटता है तो अभी भी एंगल तो उतना ही बनेगा, तो लेकिन इसमें एक खास बात क्या हो जाता है कि जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होता है वो बराबर हो जाता है। यानी 1 जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा, 2 जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा, 3 जो है वो 7 के बराबर और 4 जो है 8 के बराबर हो जाता है। तो ये जो है पैरेलल लाइंस का एक खासियत होता है। फिर उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो भी बराबर हो जाता है, यानी कि 3 5 के बराबर और 4 और 6 के बराबर हो जाएगा। और फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो भी बराबर हो जाता है, यानी 1 7 के बराबर और 2 8 के बराबर। और फिर चौथा चीज़ है जो को इंटीरियर एंगल्स होता है वो सप्लीमेंट्री हो जाता है, यानी कि इसका जो को इंटीरियर एंगल्स कौन सा था, 3 और 6 था और 4 और 5 था। तो 3 और 6 को जोड़ने पर वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री है। और 4 और 5 जो है ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हो जाता है इसमें, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री होता है। ये इसका एक खास बात है, सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही ये चीज़ होता है, नॉर्मल लाइन में नहीं होगा, ये भी याद रखना है। तो ये जो 4 चीज़ है ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इन चारों चीज़ को आप लोग जो है अच्छे से दिमाग में हटा लीजिए कि जब भी पैरेलल लाइन से उसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर, और जो को इंटीरियर एंगल्स है उसका सम जो है वो सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। और एक और बात इसमें जो है नोट करने वाला ये है कि इसका जो कन्वर्स है यानी कि इन चारों का ही उल्टा जो है वो भी सही है। यानी कि अगर हम लोगों को ये दिया हुआ है कि कोई भी दो लाइन है इस तरह से उसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है और हम लोगों को कह दे कि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बराबर है, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर है, तो क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बराबर है इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगा। इसी तरह से अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोगों को कह दे कि ये दोनों बराबर है तब भी ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, यानी कि जो ये चारों था इसका ठीक उल्टा हो जाएगा आपसे। तो यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कह दे कि ये वाला इसके बराबर है तो हम लोग कह देंगे सीधा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। वही अगर कह दे कि इसका को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है यानी 180 डिग्री है, यानी इसको जोड़ के अगर 180 डिग्री आ जाएगा तब भी हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये जो कन्वर्स है ये भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है कि हम लोगों को कभी कभी प्रूव करना पड़ता है कि दो लाइन जो है वो पैरेलल है, तो उसको हम लोग जो है इन चारों में से कोई भी एक चीज़ को प्रूव करके कर सकते हैं प्रूव। अब हम लोग जो है ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं जो कि ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा काम का होता है। तो सबसे पहले आता है स्टेटमेंट। तो ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट जिसको कि हिंदी में कथन बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसको कि हम लोग ट्रू या फॉल्स में जवाब दे सके। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि एक ट्रायंगल जो होता है उसका तीनों जो इंटीरियर एंगल्स होता है उसको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, तो क्या ये एक कथन हुआ? हाँ, क्योंकि इसको हम लोग जो है ट्रू या फॉल्स में जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये होता है। अब उसी तरह से हम लोग जो है बोले कि x प्लस 130 डिग्री जो है वो बड़ा है 180 डिग्री से। अब इसमें जो है इसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ध्यान से देखिए, हम लोगों को x का मान नहीं पता है, तो हम लोग जो है अभी इसको ट्रू या फॉल्स में आंसर दे ही नहीं सकते, तो इसलिए ये जो है ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट उसी सेंटेंस को सिर्फ बोलेंगे जिसको ट्रू और फॉल्स में हम लोग जवाब दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है थ्योरम। तो थ्योरम क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है जिसको कि प्रूफ का जरूरत होता है। यानी थ्योरम जो है वो कुछ ऐसा बात होता है जिसको हम लोगों को प्रूफ करना होता है। तो थ्योरम को हम लोग हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। उसके बाद फिर आता है कोरोलरी। तो इसका मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको कि हम लोग जो है सत्य साबित कर सकते हैं एक किसी थ्योरम का इस्तेमाल करके। यानी हम लोग कोई एक थ्योरम पहले से प्रूफ किए, फिर उस थ्योरम का इस्तेमाल करके कुछ अगर प्रूफ कर रहे हैं तब हम लोग कहेंगे कि वो एक कोरोलरी है। और ये कोरोलरी जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो थ्योरम है, क्योंकि हम लोगों को जो है ज़्यादा इस्तेमाल थ्योरम्स का ही आता है, ना कि ये कोरोलरी का आता है। फिर उसके बाद एक्सियम और पोस्टुलेट, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है जिसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों ही यूनिवर्सल ट्रूथ्स होता है। यानी कि ये ऐसा बात होता है जो हमेशा ही सत्य होगा और इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं पड़ता है। थ्योरम में क्या था कि हम लोगों को उसको प्रूव करना पड़ता है, लेकिन एक्सियम को ऐसा बात होता है जिसको प्रूव करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब ध्यान से देखिए, एक्सियम और पोस्टुलेट जो है वो एक ही चीज़ होता है। बस एक्सियम क्या होता है कि वो मैथमेटिक्स का सभी ब्रांच यानी मैथमेटिक्स में पूरे मैथमेटिक्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि पोस्टुलेट जो है वो केवल ज्योमेट्री के लिए ही बनाया ही गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टेटमेंट, थ्योरम, कोरोलरी, एक्सियम और पोस्टुलेट इन सभी को देख लिया।
तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि थ्योरम जो होता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोगों को प्रूव भी करना होता है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसे मैं बस सबको बता दूंगा। अगर आप लोगों को जानना है कि ये प्रूव कैसे होता है तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग जो है सबसे पहले एक एक करके अब समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग लाइन, यानी एक लाइन ये है और एक लाइन इस तरह से अगर मान लेते ये है, तो ध्यान से देखिए इन दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट होगा। यानी कि अगर हम लोग इसको इस तरह से ऐसे बढ़ाए और तो यहाँ पे जाके ये एक जगह पे ऐसा आएगा जब यहाँ पे जाके वो कट एक दूसरे को काटेगा, और जहाँ पर वो काटेगा वो उसी को हम लोग कॉमन पॉइंट बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए दो जो लाइन होता है उसका केवल एक ही कॉमन पॉइंट होता है। फिर उसके बाद दूसरा थ्योरम है कि दी लाइंस विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि अगर हम लोगों को इस तरह से तीन लाइन दिया हुआ है और हम लोगों को कह दे कि ये मान लेते ये L है, उसके बाद ये M हो जाएगा और उसके बाद इसे N मान लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ है कि L जो है वो M के पैरेलल है, अब पैरेलल को जो है हम लोग इस तरह से दो लाइन से दर्शाते हैं, तो यानी L जो है वो M के पैरेलल है, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि M जो है वो N के पैरेलल है, तो यानी कि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि L जो है वो N के भी पैरेलल होगा। तो इन दोनों से हम लोग ये कह सकते हैं कि L जो है वो N के पैरेलल होगा, और यही इस थ्योरम में कहा जा रहा है। फिर उसके बाद एक अगला एक्सियम है। अब ये एक्सियम इसलिए है क्योंकि इसे हम लोगों को प्रूव करने का जरूरत नहीं है और इसे हम लोग प्रूव कर भी नहीं सकते, लेकिन ये होता सत्य है। तो ध्यान से देखिए, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन लाइन विथ ए पॉइंट आउटसाइड द लाइन, यानी इसमें ये कहा रहा है कि हम लोग कोई एक लाइन लेते हैं, अब इस लाइन से बाहर एक कोई भी बिंदु लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु ले लिए P इस तरह से। अब इस एक्सियम में ये कहा जा रहा है कि इस बिंदु से होते हुए हम लोग केवल एक ही ऐसा लाइन खींच सकते हैं जो कि इस लाइन के पैरेलल हो, यानी कि ये इस तरह से एक लाइन हम लोग खींचेंगे जो कि इस P बिंदु से गुजर रहा है, तो ये केवल यही एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल होगा। बाकी कोई भी लाइन अगर हम लोग इस तरह से खींचेंगे तो वो इसके पैरेलल नहीं होगा। फिर उसके बाद अगला थ्योरम है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो इस थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि कोई एक लाइन इस तरह से ले और इस पर कोई भी एक रे इस तरह से बनाते हैं, तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनता है ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो इसे हम लोग जो है एक तरह से लीनियर पेयर भी समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी यही होता है कि दो गो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री बन जाता है। तो इस थ्योरम में भी यही कह रहा है कि कोई भी इस तरह से एक लाइन है, उस पर कोई भी एक इस तरह से किरण गुजार दो, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। फिर उसके बाद एक कोरोलरी आता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है ये कोरोलरी जो है ये कुछ नहीं बस एक थ्योरम की तरह ही होता है, लेकिन इसे हम लोग जो है किसी एक थ्योरम का ही इस्तेमाल करके इसको प्रूव करते हैं, तो इसीलिए इसको कोरोलरी कहा जाता है। अभी आप लोगों को जो है ये सब पर ध्यान नहीं देना है, बस अभी आप लोगों को ये सब जो चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ही हम लोग जो है आगे क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी हम लोग इस तरह से एक लाइन लेते हैं, अब उस पर हम लोग जो है कितना भी एंगल एक ही साइड पे बना देते हैं, यानी ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तो इस कुल मिलाकर हम लोग को 1 2 3 4 इस तरह से 4 एंगल बन गया। इन चारों को ही जोड़ने पर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो है ये एक ही लाइन पर बना हुआ सारा एंगल्स है, तो एक ही लाइन के एक ही तरफ बना हुआ सारा एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। फिर उसके बाद अगला कोरोलरी है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, यानी कि कोई भी एक बिंदु लेते हैं और यहाँ से हम लोग कितना भी इस तरह से एंगल कैसे भी बना देते हैं, तो इन सभी को ही जोड़ने पर हम लोगों को 360 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है जो कि 360 डिग्री का होता है। फिर उसके बाद अगला थ्योरम है कि इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। अब ये जो थ्योरम है ये इस वाला थ्योरम जो कि था कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, इसी का कन्वर्स है। यानी कि इसमें क्या कर रहा है कि कोई भी एक लाइन है और उस पर एक किरण इस तरह से हम लोग खड़ी कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि इन दोनों को ही जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। और इसमें जो है इसमें ठीक इसका उल्टा कह रहा है कि यानी कि अगर ये दो इस तरह से एंगल बना हुआ है टू एडजेसेंट एंगल्स और इन दोनों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये एक लाइन होगा। अब अगला थ्योरम है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, मतलब कि दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है।
फिर उसके बाद एक चीज़ जो है इस वीडियो में छूट गया था, जो कि है परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि लंबवत रेखा क्या होता है। तो लाइंस डेट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल जो कि 90 डिग्री होता है उस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो उसी को हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। तो यानी कि अगर हम लोग इस एंगल्स को अभी के लिए नाम दे दे, इसको एल और इसको एम, तो इसको हम लोग जो है इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले एल लाइन लिख दिए और उसके बाद परपेंडिकुलर का चिन्ह इस तरह से होता है और फिर उसके बाद एम लिख दिए। तो इसका मतलब हो गया कि एल जो है वो परपेंडिकुलर है एम के, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसी को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम लोगों ने जो है बहुत ही बेसिक से शुरुआत किया है और बहुत ही अभी तक बहुत ही बेसिक में ही चल रहे हैं, जो कि है लाइन के बारे में। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है ट्रेंगल्स पर जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लाइंस देखा, एंगल्स देखा, फिर उसके बाद ट्रेंगल्स आता है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स आता है, उसके बाद सर्कल्स आता है। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन जो अगर आप लोग पढ़िएगा तो ही सही रहता है ज्योमेट्री में। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे अब इसके दूसरे वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करिएगा। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।